अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। वजीर आजम इमरान खान ने जिस एक बात पर यू टर्न ना लेने की रवायत कायम रखी है वो है करप्ट सियासतदानों का एहतसाब। बदकिस्मती से एहतसाब के खिलाफ उनका बयानिया जितना मजबूत है, अदालतों में मुकदमात साबित करने में उनकी कारकर्दगी उतनी ही कमजोर। इमरान खान साहब के लिए इस गुब्बारे का फुलाए रखना उतना ही जरूरी है जैसे वो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जरूरी है। खान साहब ने करप्ट सियासतदानों के एहतसाब का नारा ऊंचे सुरों में इतनी बार दोहराया है कि सभी उनकी बातों पर यकीन कर बैठे। उनके दौर में उनके वज़रा हर नई गिरफ्तारी को कप्तान की फतह गर्दानते हुए बड़े बड़े दावे करते थे और तब्दीली के मतवाले इन गिरफ्तारियों पर झूमते और धमाले डालते थे। जोश खिताबत में या अपनी अजली मासूमियत में इमरान खान ने अपनी सियासत की कामयाबी को करप्ट सियासतदानों के खिलाफ एहतसाब से खुद ही मशरूत किया, लेकिन सियासी मुखालिफिन के खिलाफ करप्शन के मुकदमात को साबित करना उनके लिए जुए शीर लाने के मुतरादिफ रहा है, जिसकी वजह अव्वल तो इन मुकदमात का सिरे से झूठ पर मबनी होना था और दूसरा इमरान खान की अपनी जहनी इख्तरा पर इन मुकदमात का कायम होना था। सियासतदानों के एहतसाब का मामला अब अवामी हलकों में सियासी इंतकाम के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन खान साहब हैं जो मुतवातिर अपने इसी घिसे पिटे बयानिए को लेकर चल रहे हैं। आज इंटरनेशनल करप्शन डे पर भी उन्होंने अपने पैगाम में सियासतदानों और मुल्क की जो पॉलिटिकल एलीट है उसको करप्शन का जिम्मेदार। इमरान खान का अपने वीडियो पैगाम में कहना था कि चोरी करके मुल्क को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हर साल 1700 अरब डॉलर गरीब मुल्कों से अमीर ममालिक में जाते हैं। जो रूलिंग एलीट है वो मुल्क का पैसा बाहर लेकर जाती है। इमरान खान का इंटरनेशनल करप्शन डे पर वीडियो मैसेज में क्या कह रहा था, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। करप्शन दुनिया के हर माशरे में, लेकिन जो करप्शन एक माशरे को, एक सोसाइटी को, एक मुल्क को तबाह करती है वो एलीट की करप्शन है। वो जिसको कहते हैं रूलिंग एलीट। जब वो चोरी करना शुरू करती है, जब प्राइम मिनिस्टर पैसे चोरी करता है, जब उसके मिनिस्टर्स करते हैं, जब प्रेसिडेंट्स करते हैं, या फिर जिसको क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं कि वो, तो उससे मुल्क तबाह होता है। इमरान खान अशराफिया को करप्शन का बायस समझते हैं, जिनके मुताबिक हकायक कुछ और है और इसी हवाले से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी अब शाया हो चुकी है। इस रिपोर्ट पर आगे चलकर बात करेंगे। पहले बात करते हैं इमरान खान के करप्शन के बयानिए की, क्योंकि यह अखज़ करना काफ़ी मुश्किल है कि खान साहब इतने सादा हैं कि उन्हें इल्म ही नहीं है कि इल्ज़ामात को साबित करना इल्ज़ाम लगाने वाले की कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में और अब भी इल्ज़ामात तो बहुत सारे लगाए, लेकिन किसी एक भी इल्ज़ाम को आज तक साबित नहीं कर पाए। इमरान खान जब से सियासत में आए हैं उनका महवर व मरकज़ करप्शन ही रहा है और वो अपनी हर तकरीर में अपने मुखालिफिन को चोर डाकू साबित करने की कोशिश करते रहे। उन्होंने 2014 का धरना दिया, उस वक्त की हुकूमत को 120 रोज मफलूज किए रखा और रोज करप्शन की ऐसी रट आवाम को सुनाई कि आवाम को भी लगने लगा कि शायद तमाम हुक्मरान चोर थे, लेकिन वो आज तक अपने मुखालिफिन के खिलाफ किसी एक बात को भी साबित नहीं कर पाए। इमरान खान इक़्तिदार में आने से पहले और बाद में बार बार यही आवाम को बताते रहे हैं कि जब वो इक़्तिदार में आए तो दूध और शहद की नहरें बहा देंगे। उनके 200 लोगों पर मुश्तमिल बेहतरीन लोगों की टीम उनके पास है जो मुल्क के तमाम मसाइल हल करने की सलाहियत रखती है, लेकिन जब वो टीम आवाम ने देखी और इस टीम की कारकर्दगी आवाम के सामने आई तो आवाम के पास मायूस होने के सिवा कोई चारा नहीं था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के आसपास के लोग भी बार बार यही बताते थे कि बंदा ईमानदार है, जैसे ही वो आएंगे तो डॉलरों की बहार होगी और जिन जिन से कर्ज लिया है कर्ज उनके मुंह पर मारेंगे। बदकिस्मती से इमरान खान हुकूमत में आते ही पाकिस्तान की मईशत के साथ वो खिलवाड़ किया जिसके नताइज आज भी अवाम भुगत रहे हैं। उन्होंने करप्शन के इल्जामात लगाकर तकरीबन तमाम सियासी मुखालिफिन को जेलों में डाला, उन पर तरह तरह के केसेस बनाए, लेकिन उनमें से किसी भी केस को साबित नहीं किया और जिनके जरिए करप्शन की खबरों को उनकी नमूदो नुमाइश की गई उनको भी बारी बारी माफ़ी मांगनी पड़ी, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल डेली मेल की जानिब से शहबाज शरीफ से जो ज़लज़ला ज़दगान का फंड है उस पर खुद बुद्ध के इल्ज़ाम पर माफ़ी मांगना है। डेली मेल ने 14 जुलाई 2019 को एक आर्टिकल में शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाया था कि शरीफ खानदान ने ज़लज़ला ज़दगान के फंड्स में चोरी की है। डेली मेल ने इल्ज़ाम आयद किया था कि नैब ने जो चोरी शुदा रकम है उसमें DGFI के सैलाब ज़दगान के लिए जो डेफिड की ग्रांट है वो शामिल थी, लेकिन अब अखबार ने तस्लीम कर लिया है कि शहबाज शरीफ ने कोई गलत काम नहीं किया है। शहबाज शरीफ से माजरत खाएं। बरतानवी अखबार ने डेविड रोज की खबर वेबसाइट से हटा दी है, जबकि माफ़ीनामा भी वेबसाइट पर लगा दिया है। डेली मेल की खबर गलत साबित होने और माफ़ी मांगने पर नून लीग की जानिब से PTI को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आज वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा मेल की माफ़ी एतराफ़ है कि इस झूठ का मास्टरमाइंड इमरान खान है। राना सनाउल्लाह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कह रहे थे, ज़रा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। गलती उनसे करवाई किसने? ये 14 जुलाई 2019 को ये जो है वो खबर या आर्टिकल जो है वो छपा था। ये उससे पहले जो उसके नुमाइंदे थे डेविड रोज, वो पाकिस्तान उनको बुलाया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान नियाज़ी ने खुद उनसे मुलाकात की
और शहजाद अकबर, उसने बकायदा यहाँ जेल में लोगों को उनसे मिलवाया और पूरा एक ड्रामा किया और उस डेली मेल के नुमाइंदे मिस्टर रोज को ऐसा चकमा दिया इन फ्रॉडियों ने कि वो इनकी बातों में आ गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने भी डेली मेल की जानिब से माफ़ी मांगने पर रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने क्या कहा है, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। उसका फैसला शहबाज शरीफ साहब का। अच्छा वो जो उनको यहाँ लंदन का जी अब हम तो देखेंगे सोखलू हो रहे हैं, अल्लाह ताला सोखलू कर रहा है। कभी भी जो नेक नीति है ना जी, वो रायगा नहीं चाहती। अब याद दहानी के लिए यह भी याद रखना चाहिए कि वही डेली मेल और डेविड रोस है जिसके बारे में ना सिर्फ पार्लियामान के अंदर बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाबरीन अवाम को ये बताते थे कि ये खबर इतनी सच्ची है और इसके मेरिट्स क्या है और उस बुनियाद पर कैसे पोलिटिसाइज किया जाता था इस तमाम तर मामले को, जरा वो भी आपके सामने रखता है। सिर्फ एरा के फंड में से चोरी की, बाकी 3 जगह जहां पे भी आपने उसकी तैनातियां करवाई वहां भी वो चोरी करता रहा। 25 जुलाई को ये दावा किया जाता है कि हमने मुकदमा दाखिल कर दिया है। आपने सू तो किया नहीं, आपने तो वादा किया था, दावा किया था आप मुकदमा करेंगे। आपने तो उस अखबार को कंप्लेंट कर दी कि आपने बड़ी ज्यादती की। मैं बरतानिया की बात कर रहा हूँ, वहाँ हमारे एक मोअज़्ज़ज़ रुकने पार्लियामेंट पे सवाल उठता है कि और तो छोड़े ज़लज़ला ज़दगान के फंड में भी खुर्द-बुर्द हुई। अब शहजाद अकबर इसका बड़ा पिवटल किरदार थे, मरकजी किरदार रहे हैं। ये वही शहजाद अकबर हैं जिन पर कावे मुसावी ने, जो ब्रॉडशीट का मालिक है, उसने भी एक इल्ज़ाम लगाया था। और वो क्या कह रहा था, हमारे प्रोग्राम में क्या बात हुई थी, जरा वो भी आपके सामने रखता है। Akbar, despite all his claims of being having human rights credentials, he came to see me in London. I met him twice. And I texted him, I still have a text. I said, shame on you. You're supposed to be a government that's supposed to behave according to the rule of law. You claim that you're a different government. Where's your respect for the court order? Here's a court judgment. Why don't you pay it? They didn't pay it. They ignored it. But this much I will say, I am profoundly disappointed that he's not reigning this minister who is spinning straightforward lies. He's saying that broadsheet found no money. Not true. ब्रॉडशीट के सरबराह कावे मुसावी को भी उस वक्त इस डिसअपॉइंटमेंट का इजहार करना पड़ा कि अपने वजीर को नहीं पूछ रहे हैं बल्कि इस सारे मामले को पोलिटिसाइज किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार सना बुच्चा साहिबा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सना बुच्चा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आज इंटरनेशनल करप्शन डे है और इंटरनेशनल करप्शन डे के ऊपर हमने खान साहब का एक वीडियो पैगाम सुना जिसमें वो पॉलिटिकल एलीट को करप्शन का जिम्मेदार करार दे रहे हैं और हमने देखा कि गुज़श्ता 3-4 साल के अंदर कैसे अपने सियासी मुखालिफिन को इस करप्शन के बयानिए के ऊपर जो है वो इंतकाम की भेंट चढ़ाया गया। दूसरी तरफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है जो बता रही है कि पुलिस और अदलिया जैसे इदारों के अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा है। तो क्या यही वजह है कि सियासी मुखालिफिन पर केसेस बनाए गए, हमारा एम्फेसिस ज़्यादातर उनकी करप्शन पकड़ने में रहा जिसकी वजह से इदारों के अंदर करप्शन बढ़ गई? करप्शन देखिए पाकिस्तान में है, ये इससे तो कोई इनकार नहीं किया जा सकता। मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई होगी, तमाम तर चीज़ें जो इमरान खान साहब कहते हैं उनमें से कुछ बातें ठीक भी होंगी, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ये चंद पार्टीज नहीं की है या चंद पार्टी के चेयरमैन ने या उनके ऊपर जो बैठे हैं उन्होंने की है। ये तो नीचे तक होती रहती है। इमरान खान साहब के अपने मिनिस्टर्स वो खुद कहते हैं कि करप्ट माफिया तो उनके साथ बैठा था, तो वो उन्होंने क्या कर लिया। तो इसलिए मेरा तो ख्याल है कि किसी और पर उंगली उठाने के बजाय अब आप कह रहे हैं कि जी मेरे पास तो इख्तियारात ही नहीं थे, नैब भी मेरे कंट्रोल में नहीं था, मतलब वो खातून जो कंप्लेंट लेकर आती हैं वो भी इनके घर में इनको 1 महीने के लिए नहीं रखा गया। जावेद जो है आपके नैब के चेयरमैन, उनको आपने बार बार धमकाया नहीं। आप FIA के बशीर मेमन को आपने नहीं कहा कि केसेस बनाइए। ये सब कुछ तो नहीं हुआ। तो मेरा ये ख्याल है कि ये सब कुछ हम ख्वाब में देख रहे थे। इमरान खान साहब हकीकतन वाकई बहुत कोशिश कर रहे थे, सारे सबूत उन्होंने इकट्ठे कर लिए थे और सबको जेल में जाना था। बस हुआ ये कि बस इमरान खान साहब बा-इख्तियार वजीर आज़म नहीं थे, इसलिए कुछ हो ना सका। और करप्शन के रोने वाले ज़रा ये भी देख लें कि उनके दौर में किस किस ने करप्शन किया और वो उनकी काबीना का हिस्सा थे। और ये भी देख लें कि माशाल्लाह से आज तोशाखाना के जो घड़ियाँ हैं मुर्शिद के कहने पे बेची जा रही हैं, और क्या डेस्परेशन है कि वीज़ा, इमिग्रेशन सब कुछ क्रॉस आउट करके बरा गोगी साहबा जाती भी हैं और उसके बाद वो वापस भी आ जाती हैं और पैसे भी आ जाते हैं बैग के अंदर। तो ये इतनी डेस्परेशन इमरान खान साहब को ये सब करप्शन में नहीं आता। मतलब आपने मतलब बिल्कुल ही अब वो कह रहे हैं ना, आज परवेज इलाही साहब भी कह रहे थे कि एक धेले की करप्शन नहीं की शहबाज शरीफ साहब ने, धेले की नहीं की, बहुत ज़्यादा की है।
तो अब वो अजीब ज़बानें इस्तेमाल कर लें, लेकिन अगर आप कुछ प्रूव नहीं कर सके, आप तो शाहजेब खानज़ादा को सू करने जा रहे थे, आप तो जियो को सू करने जा रहे थे, आप तो उनके खिलाफ मुकदमात बनाने जा रहे थे, ज़रा वो भी बना के देख लें। और आप ही हमें बताते हैं कि बरतानिया की अदालतें बड़ी जस्ट हैं और बाकी यूरोप में जो अदालतें हैं वो बड़ी जस्ट हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को बरतानिया जाके ही सबके केसेस के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह आपने कहा, आपने एनसीए ने भी उनको क्लियर कर दिया, डिफेड वाले मामले पे भी जो है अखबार उसने भी उनको क्लियर कर दिया, और यहाँ तक नहीं सिर्फ कि उन्होंने अपनी वेबसाइट से उसको हटा दिया है, उन्होंने पब्लिकली अपोलोजाइज करने के साथ साथ जहाँ जहाँ ये आर्टिकल शेयर हुआ है वहां से भी हटाने का वादा किया। तो सर अब जैसे वो देखिए ना, इमरान खान साहब की पॉलिटिकल कैंपेन एंटी करप्शन नैरेटिव के ऊपर रही है। 2014 के अंदर जिस शद्दोमत से उन्होंने कहा 90 रोज में करप्शन खत्म हो जाएगी, फिर कहा नहीं 90 रोज तो बहुत दूर की बात है, 9 रोज के अंदर खत्म हो जाएगी। गुज़श्ता रोज एक निजी टीवी चैनल पर बैरिस्टर चौधरी एतजाज एहसन साहब को यह कहते हुए सुना गया कि इमरान खान साहब की जो एक ही तकरीर है जो बार बार वो करते हैं, उसकी वजह से उनकी मकबूलियत में खासी कमी वाक़ई हुई है। आज फिर वो इसी करप्शन की बात कर रहे हैं। उनके दौरे इक़्तिदार के अंदर हमने देखा नताइज के एंटी करप्शन ड्राइव के क्या रहे हैं, आज फिर वो यही बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये बार बार एक ही तकरीर करने से उनकी मकबूलियत में कमी वाक़ई हुई है? ये देखिए ना, इमरान खान साहब, मैं तो खैर बहुत बोर हो गई उनके एक ही स्पीच से, लेकिन इमरान खान साहब नए नए तड़के तो डालते रहते हैं। कभी वो असेंबली में तहरील करने का तड़का डाल देते हैं, कभी वो बाजवा साहब को उन्होंने कभी जिंदगी में बॉस नहीं कहा, वो ये बात कर देते हैं। मतलब तड़के तो डिफरेंट डाल देते हैं। मेरा ख्याल है एक ही बयानिया तो उनका जो है वो बदलता रहता है, उनका एक ही बयानिया तो कभी भी नहीं रहा। लेकिन ये चोर डाकू वाला बयानिया वाकई बोरिंग हो गया, और अब इस पे इनको भी माफी मांगनी चाहिए। और मेरा तो ख्याल है डेविड रोज आप तलाश में होंगे कि किधर हैं शहजाद अकबर साहब जिन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी थी और सारी इन्फॉर्मेशन गलत साबित होगी। क्योंकि देखिए ये बात सिर्फ इदारे की और अखबार की नहीं है, ये जिस सहाफ़ी ने ये खबर लिखी और शाया हुई, उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी इस वक्त डाउट में गई है और वो कितनी उनकी हिट हुई होगी क्रेडिबिलिटी। तो मेरा तो ख्याल है कि शहजाद अकबर साहब जहाँ भी हैं उनको छुपे ही रहना चाहिए, या फिर डेविड रोज साहब से माफ़ी मांग लें। चलें, शहबाज शरीफ साहब तो उनसे तो नहीं मांगेंगे, डेविड रोज से मांग लें। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि उनके एक ही बयानिए या नैरेटिव से कोई खासा फर्क पड़ेगा। अच्छा, मैं जरा ये शहजाद अकबर साहब वाले मामले के ऊपर भी आता हूँ, लेकिन उससे पहले क्योंकि इमरान खान साहब के अपने चाहने वाले उनको मशवरा दे रहे हैं ना कि आप अपनी तकरीर को बदल कर देखें, तो अगर तकरीर बदलना पड़ जाए तो वो कौन सा नैरेटिव है जो बचा है खान साहब के लिए, जिसको अब वो एट दिस पॉइंट इन टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे में कि जब वो एक बंद गली के अंदर है, तो कौन सा नैरेटिव होगा या वो कौन सी तकरीर होगी जो खान साहब को कम से कम इस गली से तो निकालेगी जिसमें फंसे हुए हैं? कोई ऐसी तकरीर नहीं है रेहान, सॉरी, कोई ऐसी तदबीर है ना तकरीर है, ना उनके मनपसंद चीफ है, ना उनकी मनपसंद तैनाती हुई है, और जो मनपसंद थे वो भी अब नहीं रहे। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें उनके लिए मुश्किल हो गई हैं। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी तदबीर या तकरीर उनको अब इस मुसीबत से या इस बंद गली से निकाल सकती है। अब ये असेंबलियाँ तहलील करने वाला मामला भी देख लीजिए, ये इंटरिम सेटअप में आपके इदारे भले ये पॉलिटिकल हो गए हों, लेकिन उनका एक स्टेक है इस मुल्क में, और आप उनको तो ऑफेंड करके या उनकी मर्जी के बगैर, या कम से कम अगर वो एक मेजॉरिटी में फील नहीं करते कि इलेक्शंस होने चाहिए इस वक्त, तो मेरा ख्याल है कि ये इसको सीरियसली लेना चाहिए। और इमरान खान साहब इज़ नॉट आउट ऑफ डीप वाटर्स। वो चाहते हैं कि बस एक तरह से ये मामला चलता रहे, उठता रहे। देखिए, इमरान खान साहब पे केसेस बने ना बने, मतलब महमूद खान के ऊपर केस बनेंगे, परवेज इलाही साहब के बेटे पर केस बनेंगे, फारा गोगी वाला केस रीओपन होगा, इंटरिम सेटअप जब आएगा तो फिर आपके हाथ में क्या रह जाएगा? एक साबिक प्राइम मिनिस्टर खाकान अब्बासी के साहब के पास 2 पुलिस वाले नहीं हैं, लेकिन इनके पास फुल प्रोटोकॉल है ज़मान पाक में। वो फिर उनको कौन देगा अगर इनकी हुकूमत नहीं होगी? फिर ये कहाँ छुपेंगे केसेस से, कहाँ से अपने आप को छुपाएंगे? अब तो मतलब जाहिर है पेशावर सॉरी कि जब मुझे ये कहना पड़ता है कि ये हुकूमत बात तो करती है। देखिए, शहजाद अकबर साहब के मुताल्लिक कावे मुसावी ने क्या कहा वो मैंने दिखाया है, एनसीए में क्या हुआ, कितने पैसे की खुर्दबुर्द हुई, कैबिनेट से कैसे एक सील्ड लिफाफे के अंदर अप्रूवल ले ली गई नहीं बताया गया, ये हुकूमत हमें बताती है। आज वही शहजाद अकबर जो हर हफ्ते शहबाज शरीफ और उनके साहबजादों पर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वेयर इज़ ही? आज उनसे ये प्रॉब क्यों नहीं होती, क्यों नहीं पूछा जाता, ये हुकूमत क्यों नाकाम है फिर इस अकाउंटेबिलिटी में? देखिए, हुकूमत के पास और बड़े काम है। इमरान खान साहब तो वेले हैं ना, वो तो कुछ काम वाम तो उनको है नहीं, वो जल्द से जुलूस करते रहेंगे, कोई ना कोई नई बात करते रहेंगे। लेकिन आपकी बात ठीक है, ये बयानियां बनाने में बिल्कुल नाकाम है PMLN, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसे। कम से कम शहजाद अकबर साहब को कटहरे में लाना चाहिए। शहजाद अकबर साहब ने जो एसिड रिकवरी यूनिट के नाम पर एक धेले की रिकवरी नहीं की, बल्कि वो जो उनकी एक बड़ी फेमस वीडियो है जो वो ब्रीफ केस निकाल के ले रहे हैं और किससे ले रहे हैं, वो पैसे कहाँ गए? मतलब जो हमने पैसे इतने खर्च
खर्च की है इस पूरे हिस्से में, टैक्स पेयर का पैसा खर्च हुआ, उसका हिस्सा आप कौन देगा? तो ये तो डेफिनेटली आई थिंक अब ये नवंबर तक मसलियत थी ना, अब नवंबर खत्म हो गया, चले गए, अब मामले ठीक होंगे इंशाल्लाह, उम्मीद रखिए जरूर। सब एसेट भी रिकवर होंगे और एसेट रिकवर करने वाले भी रिकवर होंगे। अच्छा देखिए, नवंबर गुजर गया, दिसंबर भी बड़ी तेजी से गुजर रहा है। खान साहब ने ऐलान कर रखा है कि 20 दिसंबर तक असेंबली डिसॉल्व कर देंगे, होने क्या जा रहा है? कुछ नहीं होगा रेहान साहब, कुछ नहीं होगा, नहीं होंगी असेंबलीज डिसॉल्व। प्लीज आप ना इस बारे में इतना सीरियसली लें, नहीं होगी असेंबलीज डिसॉल्व। ये इमरान खान साहब कोशिश जितनी मर्जी कर लें, और वो चाहते भी नहीं है एक्चुअली में, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि बस थोड़ा सा भाग दौड़ लगी रहे इस मुल्क में। परवेज इलाही साहब आप कभी कहते हैं मार्च में करेंगे, फिर कहेंगे 1 मिनट नहीं लूंगा तो 1 मिनट नहीं लेंगे, वो 4 माह लेंगे हुकूमत असेंबली तहलील करने में। तो खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज्यादा तजाद पाया जा रहा है इनके लीडर्स में कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप देखिए ना, असद कैसर साहब ने एक दफा कहा था कि ये तो नून लीग का ये खासा है कि वो जेल में भुगत गई, हम तो एक रात जेल में नहीं गुजार सकते। ये इन सारों का यही हाल है, और अगर इन्होंने असेंबलियां तहरीर की तो इनमें से आधे से ज्यादा तो जेल में ही नजर आएंगे आपको। जितने केसेस हैं, BRT खुलेगा, मालम जब्बा खुलेगा, महमूद खान के ऊपर केसेस हैं वो खुलेंगे, करप्शन के केसेस खुलेंगे, जो आपने कर्जा दिया है इस मतलब पूरे हिस्ट्री में, जो आपने कर्जे को डबल कर दिया, डबल से ट्रिपल कर दिया है, उस पर भी क्वेश्चंस होंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तो ये एडवेंचर करने का तो नहीं सोच सकते तालिबान थ्रेट, और सबसे और तालिबान थ्रेट एग्जिस्ट करता है। बत्ते देख के अपनी जानें बचा रहे हैं, और मतलब दूसरे जो लोग हैं वो सफर कर रहे हैं। आपका तालिबान के साथ जो एग्रीमेंट है TTP के साथ, वो उसकी आप देख लें खिलाफ वर्जियां किस तरह हो रही हैं, कितनी जाने जा रही हैं। मतलब वहां सर उठाने के बजाय सर काट के लेके जा रहे हैं लोग FC के। आप ये देखिए कि इस मामले में किसी के कानों में जू नहीं रेंग रही, कोई नहीं ये समझ रहा कि ये बहुत सीरियस थ्रेट है। आप बात करें असेंबली तहलील करने की, इलेक्शन लाने की, मतलब इतना, एक तो सैलाब तो था ही, चले आप इनसेंसिटिव थे, इस मामले में भी आप इनसेंसिटिव हैं। और वो किधर गए सैलाब के पैसे टेलीथॉन जो रिकवर हुए थे भाई, वो कहाँ लग गए? जलसों में ही लग गए क्या? हर चीज का मतलब वुडन क्रिकेट टीम के जो आपने फंड रेजिंग की थी उसका भी पैसा कहाँ गया? किसी चीज का तो जवाब दे दें इमरान खान साहब। चलिए सना बुचा साहब, लास्टली ये फरमाइएगा कि ये सारी सिचुएशन पॉलिटिकल तो काफ़ी मेरा ख्याल है कि अनफोल्ड हो गई है और बड़ी क्लियर एविडेंट है, लेकिन कुछ लोग बड़ी सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी समेत, कि कहीं ना कहीं कोई बात हो जाए, कोई दाल गल जाए। लेकिन आपको क्या लगता है, वो जो खान साहब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं शो करते और ना और हठधर्मी का शिकार रहते हैं हमेशा, क्या वहाँ से कोई फ्लेक्सिबिलिटी होगी, या आपको लगता है कि वो हठधर्मी में बरकरार रहेंगे? देखिए, इमरान खान साहब हैज मेट हिज मैच। इमरान खान साहब क्या किसी से गुफ्तगू करना नहीं चाहते? जो एक्चुअली इस वक्त पावर में है चीफ, वो उनसे बात नहीं करना चाहते और वो नहीं करेंगे। सो ये अलवी साहब अपने तरीके से बात कर लें, कोई बात डार के थ्रू कर लें, कोई बात और किसी के थ्रू कर लें, इमरान खान साहब से बहरहाल कोई बात नहीं करेंगे। ये बात आप मेरी लिख के रख लें। और इमरान खान साहब इज नॉट इवन अ प्लेयर इन दिस न्यू गेम, ही इज नॉट, इररेलेवेंट हो गए वो। बहुत शुक्रिया सना बुचा साहब आपके वक्त के लिए। पर्सन तज्जियाकार सना बुचा साहब हमारे साथ मौजूद थी और बता रही हैं कि इमरान खान की हालत तो बहुत ख़राब है। को बताएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। 2018 के इंतखाबात के बाद से पाकिस्तानी सियासत और मईशत मुसलसल बेयकीनी और बहरानी कैफियत से गुजर रही है। आम आदमी की जिंदगी जहां महंगाई, बेरोजगारी और इक्तिसादी हालात ने मुश्किल तर बना दी है, वहीं अवामी सतह पर मुखालिफत से भरपूर सियासी धड़ेबंदियों ने भी कौम में माशरती बिगाड़ पैदा किया है। 2022 के आगाज से ही पाकिस्तान शदीद नौयत के इक्तिसादी और माशी बहरान का शिकार है, जबकि पॉपुलर सियासी जमातों के इक़्तिदार के लिए जंग और रस्साकशी दिन ब दिन गंभीर शक्ल इख्तियार करती चली जा रही है। अवाम दिन ब दिन गरीब, महंगाई, बेरोजगारी के बाइस मसाइल की दलदल में धंसते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ सियासी अदम इस्तेहकाम है। हालात इस नहज पर आन पहुंचे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद ज़र मुबादला के ज़खायर 78 करोड़ 40 लाख डॉलर्स की कमी के साथ 6 अरब 72 करोड़ डॉलर्स पर आ गए, जो कि तकरीबन 4 साल की कम तरीन सतह है। कमर्शियल बैंक्स के पास मौजूद खालिस गैर मुल्की ज़खायर अब 5 अरब 87 करोड़ डॉलर्स रह गए हैं। इस लिहाज से मुल्क के कुल गैर मुल्की जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं अब 12 अरब 58 करोड़ डॉलर्स है। 6 अरब 70 करोड़ डॉलर से ज़ायद के मौजूद ज़खायर एक माह की दरामदात के लिए बमुश्किल ही काफ़ी है। यानी इंपोर्ट्स के लिए जहाँ 3 महीने के रिजर्व्स होने चाहिए, ये 1 महीने के भी बमुश्किल रिजर्व्स मौजूद हैं। क्या वजूहात है, बात करेंगे इस वक्त साबिक वज़ीर ख़जाना और माहिर इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।
डॉक्टर साहब, बड़ी ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि $6.7 बिलियन पे इस वक्त आके स्टेट बैंक के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो खड़े हुए हैं। हमने गुज़श्ता रोज़ पॉडकास्ट पे गवर्नर स्टेट बैंक को ये कहते हुए सुना कि स्कूप बॉन्ड्स की बात में $1 बिलियन हमने पे कर दिए हैं, कुछ $1.2 बिलियन हैं जो कमर्शियल बैंक्स को हमने लेंड किया है जो वापस आ जाएंगे। क्या यही बुनियादी वजूहात है कि हमारे रिजर्व्स नीचे जा रही है, कुछ और वजूहात भी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात दरअसल ये है कि एक तरफ तो जो अच्छी खबर है वो ये है कि हमारा तिजारती खसारा काफ़ी हद तक कम हो चुका है। माशाल्लाह हमारे दरामदाद में कमी आई है तकरीबन 20% की, और उसके नतीजे में तिजारती खसारा काफ़ी कम हुआ है। अब आप ये देखिए कि पिछले आपके 4-5 महीनों में ये काफ़ी कम हो गया है। मगर साथ साथ बात दरअसल ये है कि अगरचे तिजारती खसारा कम हुआ है, मगर जो बाहर से हमारे यहाँ पैसा आता है इन्वेस्टमेंट के तौर पर या लोन्स के तौर पर, उसमें नुमाया तौर पर बहुत कमी आई है, और उसकी वजह से हमारा तिजारती खसारा कम होने के बावजूद हमारे रिजर्व्स में नुमाया तौर पर कमी नज़र आ रही है। अब आप देखिए कि साल के आगाज़ में $9.8 अरब थे, वो गिरा के अब आप ये देखिए कि तकरीबन हमारे रिजर्व्स $3 अरब गिर चुके हैं, और जो लेवल इस वक्त है $6.7 अरब का, उससे हम सिर्फ 1 महीने के दरामदाद हासिल इंपोर्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही लो लेवल है हमारे रिजर्व्स का। डॉक्टर साहब देखिए, एक्सटर्नल डेट रीपेमेंट एक बहुत बड़ा मसला है जो सर उठा रहा है इतने कम रिजर्व्स के साथ, और फिर जैसे आपने फरमाया कि मुश्किल 1 महीने की इंपोर्ट्स के पैसे बचे हैं। तिजारती खसारा तो हमने ज़रूर कम किया है, लेकिन जिस अंदाज में कम किया है, आउटफ्लोज तो रोके हैं हमने, इंपोर्ट्स नहीं कर रहे हैं, डॉलर को रोका हुआ है बाहर जाने से, लेकिन इनफ्लोज भी तो नहीं हो रहे हैं, और जब तक इनफ्लोज नहीं होंगे इंडस्ट्री नहीं चलेगी, इंडस्ट्री का पहिया नहीं घूमेगा, तो उन इनफ्लोज के आने का, ज़र मुबादला के आने का, रेवेन्यूज अर्न करने का इम्कान तो बड़े मादूम होंगे। फिर ये आप ठीक कह रहे हैं। देखिए बात यह है कि रेमिटेंसेस में नवंबर के महीने में तकरीबन 15% कमी आई है, और 5 महीने में कोई 6 से 7% कमी आ चुकी, और इस रफ्तार से अगर सिलसिला चलता रहा तो साल के एंड तक $3 से $4 अरब की कमी आ सकती है आपके रेमिटेंसेस में। दूसरी तरफ जो सबसे परेशान कुन बात है कि इन्वेस्टमेंट जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें मुझे घबराहट आ रही है कि कहते हुए कि तकरीबन 84% कमी आई है। तो इस लिहाज से, और आप लोन्स देखिए तो साल भर का टारगेट जो हमारा था, और मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने जो हमें बताया था अपने मंथली रिपोर्ट्स में कि 22.8 अरब हमें चाहिए लोन्स के तौर पर, और अक्टूबर तक सिर्फ 4.8 अरब आए हैं। तो लिहाजा जो बाहर से सिलसिला है पैसे आने का, वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बेहद कम हो चुका है। हमने तिजारती खसारा यकीनन कम किया, मगर इतना अभी तक कम नहीं हुआ कि जो बाहर से पैसा कम आ रहा है वो हम उसको कॉम्पनसेट कर लें। डॉक्टर साहब देखिए, एफडीआईज खतरनाक हद तक कम है, रेमिटेंसेज आ नहीं रही हैं, इंडस्ट्री का पहिया घूम नहीं रहा है। हमारे पास बमुश्किल एक ही चारा बचा है कि जो लोन्स हम लेते हैं लैंडिंग एजेंसी से वो मिल जाए। आईएमएफ के साथ 9th रिव्यू शुरू नहीं हो रहा है, $1.2 बिलियन आने हैं, लेकिन वो कब आएंगे ये भी नहीं पता चल रहा है। इसके साथ आईएमएफ की कुछ कंडीशनैलिटीज हैं। तो ये सब कुछ के बावजूद आप कैसे देख रहे हैं? क्या आईएमएफ पर तकिया करना पड़ेगा? क्योंकि इसहाक डार साहब तो कहते हैं कि आईएमएफ देता है तो भले दे, नहीं देता तो तब भी काम चला लेंगे। तो कैसे चलेगा ये? बात यह है कि जब एक मुल्क मुश्किल हालात में फंसता है, जिस तरह हम फंस चुके हैं, तो आईएमएफ की छतरी की ज़रूरत रहती है, बहुत सख्त ज़रूरत रहती है। इसलिए कि आईएमएफ से जो पैसा मिलता वो इतना अहम नहीं है जितना एक मैसेज जाता है दुनिया को कि पाकिस्तान अपने फाइनेंशियल हालात को बेहतर कर रहा है आईएमएफ प्रोग्राम के तहत।
इसलिए IMF प्रोग्राम इस वक्त रहना बहुत ज़रूरी है। यकीनन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कुछ जज्बे में कुछ कह दिया होगा, मगर मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान में हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये पूरा साल जो है इंशाल्लाह IMF प्रोग्राम कायम रहे, एक छतरी मौजूद रहे और बाहर से आने का सिलसिला कुछ और बेहतर होना शुरू हो जाए। तो डॉक्टर साहब, एट दिस पॉइंट इन टाइम बड़ा सादा सा सवाल है, क्या वाकई मुल्क पर डिफॉल्ट का खतरा मंडला रहा है इस वक्त? देखिए, जब आपके रिजर्व इतने कम हो जाते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि इंपोर्ट कवर सिर्फ 1 महीने का है, तो यकीनन हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। अब हमारे गवर्नर स्टेट बैंक ने शायद आज स्टेटमेंट दिया था या कल दिया है कि पैसे बाहर से आ रहे हैं और इंशाल्लाह हम डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जाएंगे। हम सब की दुआ और ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच जाए और आहिस्ता आहिस्ता हालात फिर से बेहतर होना शुरू हो जाए। डॉक्टर साहब, ये ख्वाहिश तो है, लेकिन इसकी अमली तस्वीर क्या है? क्या सऊदी अरब से, जैसे आई डोंट नो इसमें किस हद तक सदाकत है कि $4.2 बिलियन की बात हो रही है। उनके वज़ीर ख़जाना ने ये यकीनन है कि आलमी जरीदे से बात करते हुए ये कहा है कि वो अपने दोस्त मुल्क की हर सूरत मदद करेंगे। फिर चीन के साथ मामला चल रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है वो प्रैक्टिकली ट्रांसलेट नहीं हो सके। मतलब सऊदी अरब या चीन से कुछ पैसे मिल जाते हैं तो तभी ये ख़तरा जो है वो दूर होगा, या आप समझते हैं कि कुछ और भी करना पड़ेगा? देखिए, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि अक्टूबर के महीने तक पाकिस्तान को जो साल भर के 22.8 अरब डॉलर की ज़रूरत थी, उसमें सिर्फ 4.8 अरब डॉलर आए थे, तो 18 अरब डॉलर की अभी भी शॉर्टफॉल मौजूद है। साल के तकरीबन आप देखिए उस वक्त 4 महीने गुजर चुके थे, तो हमें एडिशनल 18 अरब डॉलर की ज़रूरत है। दूसरी तरफ अगर हमें ये बाहर से पैसा हासिल करना है तो ये हो सकता है कि कंडीशन ये रखी जाए कि पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम में रहना चाहिए। उस वक्त थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आएगी, जो हमारे लेंडर्स हैं, बायलैटरल हो या मल्टीलैटरल, तो वो फिर शायद पैसों का सिलसिला बढ़ाएंगे। इस वक्त जो एक तरह से हयाटस आया हुआ है IMF प्रोग्राम में, ये भी कुछ परेशान कुन है। जल्द से जल्द इसको हल करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ पाशा, साबिक वज़ीर ख़जाना, हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, टेरियान वाइट का मामला एक बार फिर सर उठा रहा है और इमरान खान पर नाअहली की एक और तलवार लटक रही है। ये केस क्या है और क्लीन हो सकता है इमरान खान के लिए, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। टेरियान वाइट मामला एक बार फिर पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए भयानक ख्वाब की तरह सामने आकर खड़ा हो गया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की मुबैना बेटी टेरियान का मामला एक से ज़ायद बार पाकिस्तान की सियासी फ़ज़ा में उभरा, लेकिन हर बार बारिश से कबल आने वाली आंधी की गर्द की तरह जल्दी बैठ जाता है। लेकिन अब एक बार फिर यह मामला उभरा है जिसकी नौयत संजीदा है, क्योंकि बरतानिया में जमाइमा खान की ज़ेर कफालत इमरान खान की बेटी टेरियान वाइट को कागजात नामजदगी में औलाद डिक्लेयर न करने पर आर्टिकल 62 के तहत साबिक वज़ीर आज़म की नाअहली केस की दरखास्त अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। और इस दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुबैना बेटी टेरियान को कागजात नामजदगी में ज़ाहिर न करने पर इमरान खान से जवाब भी तलब कर लिया है। शहरी साजिद ने रिट पटिशन दायर करके कहा था कि इमरान खान ने अपनी मुबैना बेटी टेरियान को अपने कागजात नामजदगी में जाहिर नहीं किया, लिहाजा उन्हें नाअहल किया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस आबिर फारूक ने इमरान खान को प्री एडमिशन नोटिस जारी करके 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और विफाक को भी प्री एडमिशन नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने तमाम फरीकैन से दरखास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब कर लिए हैं। इमरान खान का जवाब आने के बाद मामले के काबिल समाअत होने या ना होने का फैसला भी किया जाएगा, और अगर ये इल्जाम साबित हो गया तो इमरान खान को नाअहल करार दिया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तानी सियासत में तहलका मच जाएगा। ये केस मुल्क की सियासत का पासा पलट सकता है। टेरियान इस वक्त इमरान खान के दोनों बेटों के हमरा जमाइमा के जेर परवरिश हैं, और कहा जाता है कि टेरियान इमरान खान की साबिका गर्लफ्रेंड सीता वाइट की औलाद है, जिनके इंतकाल के बाद इमरान की ख्वाहिश पर जमाइमा ने उसे गोद लिया। टेरियान वाइट के बारे में सीता वाइट का दावा था कि वो इमरान खान की औलाद है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।